हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे श्रीलंका में क्या इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, वो क्यों इंटरनेशनल न्यूज़ बना हुआ है। दरअसल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की वजह से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इन दिनों संकट में है। श्रीलंका के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तेजी से घटते जा रहे हैं और देश के लिए जरूरी उपभोग की वस्तुओं का आयात करना मुश्किल होता जा रहा है। श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस, वहां के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में हिस्टोरिकल इम्बैलेंस, नंबर 1, नंबर 2 इज आईएमएफ की लोन संबंधी शर्तों, और तीसरा अथॉरिटेरियन रूलर्स की नीतियों का सीधे तौर पर नतीजा माना जा रहा है, क्योंकि उनकी नीतियां अच्छी नहीं रही हैं। श्रीलंका में संकट का कारण दरअसल है क्या, और यह बात करेंगे बैकग्राउंड के साथ। साल 2009 में श्रीलंका जब 26 सालों से जारी सिविल वॉर से उभरा, तो युद्ध के बाद की उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट 2012 तक हर साल 8 से 9% के बीच बनी हुई थी। लेकिन दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस में गिरावट आई, जिसके चलते श्रीलंका में एक्सपोर्ट के घटने और इंपोर्ट्स के बढ़ने के साथ साल 2013 के बाद उसकी एवरेज जीडीपी की ग्रोथ रेट घटकर आधी रह गई, यानी 4 या 4.5%। सिविल वॉर के दौरान श्रीलंका का बजट घाटा बहुत ज्यादा था और साल 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को समाप्त कर दिया था, जिसके चलते श्रीलंका को साल 2009 में आईएमएफ से लोन लेना पड़ा 2.6 बिलियन डॉलर का, और यह काफी बड़ा लोन माना जाता है। साल 2016 में श्रीलंका एक बार फिर 1.5 बिलियन डॉलर का लोन लेने के लिए आईएमएफ के पास पहुंचा, लेकिन आईएमएफ की शर्तों ने श्रीलंका की आर्थिक हालत और बदतर कर दी। रीसेंट इकोनॉमिक शॉक्स क्या रहे हैं श्रीलंका के लिए, देखते हैं। कोलंबो के चर्चेज में अप्रैल 2019 में हुए ईस्टर बम धमाकों की घटना में 253 लोगों की मौत हुई। इसके चलते टूरिस्ट की संख्या घटी, क्योंकि टूरिज्म एक बड़ा ट्रेड, बड़ी चीज है श्रीलंका के लिए, और उसके बाद आर्थिक तौर पर श्रीलंका कमजोर होता चला गया। साल 2019 में सत्ता में आई गोटाबाया राजपक्षे की सरकार ने अपने चुनावी अभियान में कई तरह के नारे दिए, लोक लुभावन वादे किए। इस दौरान टैक्स की कम दरों और किसानों के लिए बड़ी रियायतों का वादा किया गया। इन गलत वादों को लागू करने से समस्या बढ़ गई, क्योंकि आर्थिक संकट पहले से ही चल रहा था। साल 2020 में उभरी कोविड-19 महामारी ने स्थिति को बद से बदतर किया। चाय, रबड़, मसालों और कपड़ों के एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचा। वहीं टूरिस्ट के श्रीलंका आने में भारी कमी आ चुकी थी। सरकार के खर्चों में बढ़ोतरी के कारण साल 2020-21 की अगर बात की जाए तो इसमें फिस्कल डेफिसिट 10% से ज्यादा हो गया, और डेट टू जीडीपी रेशो साल 2019 में 94% से बढ़कर साल 2021 में 119% हो गई। श्रीलंका का फर्टिलाइजर बैन, यह भी काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। साल 2021 में सरकार ने सभी फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। सरकार ने कहा कि हम तो ऑर्गेनिक खेती करेंगे जी। श्रीलंका को रातों रात 100% ऑर्गेनिक खेती करने वाला देश बनाने की घोषणा कर दी गई। रातों रात लिए गए इस फैसले ने फूड प्रोडक्शन को बुरी तरह से प्रभावित किया। नतीजा हुआ, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बढ़ते फूड प्राइसेस, इन्फ्लेशन और तेजी से घटते फॉरेक्स रिजर्व्स पर कंट्रोल के लिए देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर दी। श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की सहायता किस हद तक है? आशंका जताई जा रही है कि डॉलर संकट से सॉवरेन डिफॉल्ट और जरूरी वस्तुओं की भारी कमी की स्थिति बन सकती है। ऐसे में भारत जनवरी 2022 से श्रीलंका को आर्थिक सहायता लगातार दे रहा है। साल 2022 की ही बात कर लें, इसमें अब तक भारत ने 1.4 बिलियन डॉलर से ज्यादा की राहत दी है, जिसमें $400 का करेंसी स्वैप, $500 का लोन डेफर्मेंट और फ्यूल इंपोर्ट के लिए $500 का लाइन ऑफ क्रेडिट शामिल है। इसके साथ ही भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन शॉर्ट टर्म कंसेशनल लोन भी दिया है। श्रीलंका की मदद करना भारत के हित में कैसे है, यह भी बहुत जरूरी है समझना। श्रीलंका की मदद भारत क्यों कर रहा है? पड़ोसी मुल्क है। पहला पॉइंट है, चीन से श्रीलंका का कोई भी मोहभंग इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से श्रीलंका को दूर रखने में मदद करेगा। इस क्षेत्र में चीनी प्रभाव को कंट्रोल करना
भारत के हित में रहेगा। पॉइंट नंबर 2, श्रीलंका के भारत को मिनिमम हेल्प करना जरूरी है और करना भी चाहिए, और साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मदद की जा रही है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उसे नोटिस किया जाए। यह चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड इस इकोनॉमिक क्राइसिस में श्रीलंका के लिए क्या होना चाहिए। श्रीलंका में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। अगर पॉइंट नंबर 1 आगे की राह का देखें तो श्रीलंका में सरकार को देश के आर्थिक सुधार के लिए उपाय करने चाहिए। युद्ध प्रभावित नॉर्थ और ईस्टर्न प्रोविंसेस के आर्थिक विकास के लिए एक रोड मैप बनाने के लिए सरकार को तमिल पॉलिटिकल लीडरशिप से हाथ मिलाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है सरकारी खर्चे को कम करना चाहिए। रियायत और सब्सिडी संबंधी व्यवस्था के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। तीसरा पॉइंट, अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो भारत को श्रीलंका में चीन को रोकने के लिए उन्हें आर्थिक तौर पर मदद देनी होगी। भारतीय उद्योगपतियों की ओर से वहां निवेश की पेशकश की जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, अवैध शरण की रोकथाम। अब जब वहां पर टर्मोइल होगा, हाहाकार मचेगी, तो श्रीलंका से अवैध तरीकों से लोग यहां पर आएंगे। तो 16 व्यक्ति तमिलनाडु राज्य में पहले ही पहुंच चुके हैं और इस संकट के प्रभाव को महसूस करना भारत ने भी शुरू कर दिया है। साल 1983 के तमिल विरोधी नरसंहार के बाद तमिलनाडु में लगभग 3 लाख शरणार्थियों के लिए जो है वो असाइलम बन गया था। तमिलनाडु में बड़ी संख्या में शरणार्थी पहुंचे थे और भारत और श्रीलंका दोनों के अधिकारियों को इस समस्या के दौरान, इस संकट के दौरान यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वर्तमान संकट का उपयोग तस्करी या किसी अवैध काम के लिए नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर पॉइंट कहता है भारत और कोलंबो को पाक बे फिशरीज डिस्प्यूट है, वहां पर मत्स्य का डिस्प्यूट है जो कि लंबे समय से चल रहा है और द्विपक्षीय संबंधों में एक लंबे समय से अड़चन भी बना हुआ है। इसका समाधान इस समय निकाल लिया जाना चाहिए क्योंकि आपदा को एक मौके के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो यह है श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस पर हमारी ये पूरी विस्तृत रिपोर्ट। अगली रिपोर्ट्स आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू।